मेरे साथ मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की टीम से मैं बात करने वाली हूँ। इन्होंने अपनी एक स्कीम में बदलाव किया है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड अब जो है ये एक स्कीम का एक नया नाम आ गया है, जो पहले हम जिसे जानते थे मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के नाम से। सो नवंबर 2020 में इसमें 2500 रुपये के मैक्सिमम निवेश की लिमिट तय कर दी गई थी कि भाई कोई भी 2500 से ज़्यादा का निवेश नहीं कर पाएगा। इसे अक्टूबर 2023 में कंपनी ने 25,000 रुपये की लिमिट पे फिक्स कर दिया, लेकिन 1 अगस्त से ये सब कुछ बदल गया। ये जो रकम की रेस्ट्रिक्शन है इसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ एससीपी और लमसम हर तरह के निवेश से कोई अमाउंट की रेस्ट्रिक्शन जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। तो क्या खास है मेरे एसेट की इस लार्ज एंड मिड कैप में, और ये जो चेंज किया है नए अवतार में ये अब कैसे काम करने वाला, क्या उसमें भी हम कुछ चेंजेस देखेंगे, इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अंकित जैन, सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटी के मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में। थैंक यू सो मच अंकित, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9 सर। सबसे पहले ये मेरे एसेट इमर्जिंग जो ब्लू चिप फंड था, इस पे इसके निवेश में, इसके इन्वेस्टमेंट पर आप लोगों ने ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई? आई मीन 2 ट्रांच में हमने देखा, 2020 में आप लोगों ने इसको 2500 पे ले आए थे, फिर आपने अक्टूबर में इसको बदला और अब इसको हटा दिया है। थैंक यू। सो यदि हम बात करें तो नवंबर 2020 में आई थिंक वी हैव पुट इन द बेसिकली रेस्ट्रिक्शन फॉर द बेसिकली एसआईपी लिमिट था उसमें उस पॉइंट इन टाइम पर, बिकॉज यदि उस टाइम पर हम देखें तो जनरली आई मीन फंडामेंटल मार्केट फंडामेंटल्स वर सॉफ्ट and I think disproportionate market share we were getting. But since then यदि हम बात करें नवंबर 2020 से लेके जून 2024 तक, तो इंडिया मार्केट में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। आफ्टर कोविड यदि हम बात करें तो आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ अक्रॉस द मार्केट कैप हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। यदि मैं आपको एक डेटा पॉइंट दूं, सपोज निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, तो लगभग 3.25 साल के अंदर I mean if you look into market cap of mid cap 150 index has increased more than 2x to now almost 82 lakh crore. At the same time यदि हम aggregate profit growth की बात करें, जो कि ज़्यादा relevant चीज़ है, that has grown to almost 2.1 lakh crore during the same period. I mean that is again is a jump of almost 140%. तो और एक बात है कि जनरली देखें तो इंडिया इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। आई मीन आई थिंक ग्रोथ काफ़ी अच्छे से है, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट काफ़ी सारे नए बिजनेसेस आर आल्सो गेटिंग लिस्टेड। तो इसलिए वो बेसिकली ओवरऑल कैपिटल मार्केट में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ का दौर हम देख रहे हैं, एंड विच इज ऑल्सो हेल्पिंग इन more and more investment opportunities, particularly in mid and small cap segment. तो generally यदि हम बात करें तो because of growing profit pool, higher free float market cap, and significant increase in the underlying fundamental of the economy, जो हमको एक काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है to basically invest in more businesses, and actually that is why I mean if you look into we have sort of now this जो भी रेस्ट्रिक्शन था उसको अभी हमने विड्रॉ किया है। आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगी कि इसका नाम जो बदला है आप लोगों ने, ये क्या सेबी की जो कैटेगराइजेशन है इसको ख्याल में रखते हुए बदला है? सो व्हाट इज़ द नीड, ये इसके पीछे क्या रैशनल रहा है कि इसका नाम पहले इमर्जिंग ब्लू चिप फंड हुआ करता था, अब इसे लार्ज एंड मिड कैप फंड कर दिया गया है? और इसमें आप एक इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? सो थोड़ा दोनों समझाइए, इसके नाम के पीछे का रैशनल और इन्वेस्टर्स के लिए क्या है इसमें? नहीं देखिए, नाम चेंज तो जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मलाइजेशन फॉर द कैटेगरी वाज द रिक्वायरमेंट, बट नाम चेंज की वजह से अंडरलाइंग होल्डिंग्स और मे बी बेसिकली अंडरलाइंग कैटेगराइजेशन में देयर इज नो चेंजेस as such. Emerging Blue Chip has been the traditional name for the fund since last 11-12 years. But generally क्या है कि अभी now there is a very well defined categories across basically one particular scheme across the single category.
एंड ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है, तो दैट्स वाई आई थिंक मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप वाज द मोर रिलेवेंट यूनिफॉर्म नेम फ्रॉम द कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू, कैटेगरी के हिसाब से। इसमें जहाँ तक हम इन्वेस्टर्स को किस तरह से देखना चाहिए कि एज पर मैंडेट 35% ईच इन द लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। तो जनरली फंड का मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट हैज टू गो इन द लार्ज कैप एंड अनदर 35% हैज टू गो इन द मिड कैप। तो ये 70% का एक बहुत ही वेल डिफाइंड डेफिनेशन एज पर द मैंडेट किया हुआ है, एंड बेसिकली रिमेनिंग 30% कैन बी इन्वेस्टेड एज पर द फ्लेक्सिबिलिटी, या जहाँ पर भी आपको रिलेटिवली वैल्यूएशन और मे बी रिस्क रिवॉर्ड बेटर लगता है, मे बी इन द लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जहाँ तक यदि हम बात करें अभी हमारी करंट पोजीशनिंग ऑफ द फंड, जनरली लार्ज कैप के वैल्यूएशंस ज़्यादा फेवरेबल हैं, तो इसलिए थोड़ा लार्ज कैप अलोकेशन इज बेसिकली हायर इन द फंड एट अराउंड 51%, and then mid cap is around 36%, and basically remaining 12% is into the small cap. So generally ये fund provides generally बहुत ही अच्छा well balanced basically risk reward for an investor, जिसमें basically large and mid cap proportion is in a very right mix. I mean right सो mix ज्यादा as हम देखते हैं लार्ज कैप ओरिएंटेड ज्यादा है इस वक्त मौजूदा मार्केट में, और जो आपने कहा जो रिमेनिंग, क्योंकि 35 तो मिनिमम लार्ज और मिड में रहना है, और उसके बाद जो रिमेनिंग 25 to 30% जो हिस्सा रहेगा उसके बारे में थोड़ा समझाइए, क्योंकि वहाँ पर रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखना होगा। सो वहाँ पर आप लोग किस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? स्मॉल कैप ओरिएंटेड रह सकता है, वहाँ पे हम स्मॉल कैप में आप लोगों का निवेश देखेंगे, या फिर आप अगर आपको लगे कि वहाँ पे भी आप लार्ज कैप का एक्सपोजर दे सकते हैं उस एरिया में, या फिर आपको लगता है कि नहीं वो जो होगा आखिरी हिस्सा वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी एक फंड मैनेजर के अपने विवेक पर? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि बिकॉज आज की तारीख में लार्ज कैप के वैल्यूएशंस आर बेसिकली बेटर वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, तो जो रिमेनिंग 30% है उसका ऑलमोस्ट 17% पोर्शन इज इनटू द लार्ज कैप। तो दैट्स वाई यदि आप देखेंगे तो 35 + 17 ऑलमोस्ट 52% ऑफ ओवरऑल फंड इज इनटू द लार्ज कैप। बाकी का 13% पोर्शन उसमें से जनरली आप देखेंगे तो 11-12% स्मॉल कैप के अंदर है, एंड देन मे बी 1-2% एडिशनल इन द मिड कैप। तो करंट फंड का कंस्ट्रक्ट थोड़ा लार्ज कैप बायस की तरफ है आज की तारीख में, लेकिन जैसे भी हमको बॉटम्स अप बेसिस पर रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बेटर दिखती हैं, तो then we do try to take a call while maintaining minimum 35% each in the large and mid cap bucket. ओके, सो मिस्टर जैन, मुझे ये बताइए कि बाजार में और भी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स मौजूद हैं, उनसे मेरे एसेट्स का ये फंड कैसे अलग या बेहतर होगा? देखिए, इट इज मतलब जनरली इट इज ऑल अबाउट कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किस तरह से है, एंड देन हाउ अक्रॉस द साइकिल आई मीन बेसिकली आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं विच कैन प्रोवाइड अक्रॉस द साइकिल बेटर रिस्क आई मीन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, राइट। तो जनरली हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहती है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा एक अच्छे डाइवर्सिफाइड तरीके से रन करें, जिसमें सारे सेक्टर्स का अच्छा एक्सपोजर हो। जनरली सेक्टर स्पेसिफिक कॉल्स बहुत एग्रेसिवली ना लें, जिससे क्या जनरली ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क भी डाइवर्सिफाइड होता है, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जो हमारी रिसर्च टीम है, उनकी हेल्प से देन ट्राई टू कम आउट with very good stocks which can offer a reasonable risk reward over the medium term. So I think this is where the basically strategy lies for us. Generally हमारा focus रहता है कि over medium term to provide better risk adjusted return, and so I think this is one of the key thing I will say is what the differentiating factor is. और सेक्टर्स की हम बात करें तो किस सेक्टर पर अभी सबसे ज्यादा फोकस है स्कीम में आप लोगों का?
तो जनरली हमारी अभी सेक्टर प्रेफरेंस यदि आप देखेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, then pharmaceutical healthcare sector, and then consumer discretionary sector. ये तीन सेक्टर पे हम काफ़ी ओवरवेट हैं, एंड इन पर हमको थोड़ा रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड लगता है बिकॉज ऑफ द लेट्स इन नॉट मच अर्निंग्स डाउनग्रेड, बिकॉज जनरली आज की तारीख में आप बाजार देखेंगे तो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस आर वेरी गुड, एंड जनरली वी ट्राई टू पोजीशन, जनरली हमारी पोजीशन ऐसी है कि इंक्रीमेंटल अर्निंग्स डाउनग्रेड ना, क्योंकि मतलब अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बनाए हुए हैं, फॉरवर्ड अर्निंग्स ग्रोथ, एंड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो वैल्यूएशन काफ़ी काफ़ी सारे पॉकेट्स में काफ़ी काफ़ी एक्सपेंसिव है। यदि हम कैपिटल गुड्स की बात करें, यूटिलिटीज़ की बात करें, इंडस्ट्रियल्स सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर earnings growth expectations are also very good, plus valuations are also basically are also expensive. तो जनरली ये सब सेक्टर में हम थोड़ा अंडरवेट हैं, एंड जैसे मैंने बताया कि बाकी बाकी सेक्टर में वी आर ओवरवेट, जहाँ पर हमको लगता है कि अर्निंग्स डाउनग्रेड के चांसेस कम हैं, एंड मे बी वैल्यूएशंस आर स्टिल बेसिकली आर स्टिल ओके, कंफर्टेबल और रीजनेबल। सो ये बताइए कि बाजार में अभी के माहौल के मुताबिक किन लोगों के लिए एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ये कैटेगरी उनके पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगी, और क्या टाइम होराइजन होना चाहिए अगर कोई लार्ज एंड मिड कैप स्कीम को शामिल करता है अपने पोर्टफोलियो में? ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी इज ए वेरी गुड कैटेगरी एक्चुअली, जिसमें जनरली ओवर मीडियम टर्म टाइम फ्रेम large cap provide generally stability to the portfolio at relatively lower valuation, right? And जबकि मिड कैप का राइट अमाउंट में उसमें प्रपोर्शन यदि आप देखेंगे तो वो ओवरऑल पोर्टफोलियो अर्निंग्स को एडिशनल डेल्टा देता है, राइट? आई मीन जिससे यू मे बी ओवर मीडियम टर्म try to get that extra return. तो आई थिंक फॉर जनरली कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए जिसका 5 ईयर जैसा टाइम होराइजन है, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन। ओके, ऑल राइट। सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे एक अच्छी कैटेगरी मानते हैं, और ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए या सैटेलाइट का? आपका क्या व्यू है? नहीं, जनरली आप देखेंगे तो लार्ज और मिड प्रपोर्शन मोर देन 70% इन द फंड, राइट, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, एंड ये दो एकदम बेसिकली फ्रंट लाइन मार्केट सेगमेंट हैं, राइट, जो कि 70% प्लस ऑफ द पोर्टफोलियो है, तो डेफिनेटली दिस हैज टू बी पार्ट ऑफ द कोर पोर्टफोलियो। ओके, सो इट्स डेफिनेटली कोर। यस, प्लीज कंटिन्यू। एंड जैसे कि मैंने बताया कि इट इज ऑल्सो अबाउट वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, राइट, तो इसमें सेक्टरल एक्सपोजर भी आई मीन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इज बेसिकली देयर। ओके, सो एक लास्ट सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ अंकित आपसे, कि एक ये है लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें हम लार्ज का एक्सपोजर भी मिल रहा होगा एक इन्वेस्टर को, मिड कैप का भी एक एक्सपोजर मिल रहा होगा, और इसमें फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहा होगा, पर देन देयर इज अ प्योर वनीला लार्ज कैप, प्योर वनीला मिड कैप स्कीम्स। तो उनसे इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो आपको क्या लगता है कि एक प्योर लार्ज कैप या प्योर मिड कैप की जगह लार्ज एंड मिड कैप कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, जनरली यदि हम दोनों मार्केट सेगमेंट की बात करें तो मिड कैप का जनरली ओवर मीडियम टर्म अर्निंग्स ग्रोथ जनरली लार्ज कैप से ज़्यादा रहता है। यदि आप पिछले एक दशक का डेटा उठा के देखिए, या फिर आप आगे की एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो इफ यू ट्राई टू लुक इनटू, तो बिकॉज जनरली आई मीन बिकॉज मिड कैप बिकॉज ऑफ लो बेस और मे बी फॉर्मलाइजेशन या इकोनॉमी में जो भी चेंजेस हैं उसकी वजह से आई थिंक मिड साइज कंपनियों को ग्रोथ के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, उसकी वजह से जनरली अर्निंग्स ग्रोथ आउट परफॉर्मेंस रहता है, एंड बट एट द सेम टाइम थोड़ा वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहता है, राइट, आई मीन बिकॉज देयर माइट ऑलवेज बी द मार्केट साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, एंड उसकी वजह से अर्निंग्स वॉलेटिलिटी कैन बी देयर। तो दैट्स वाई यदि कोई इन्वेस्टर
प्योर प्ले मिड कैप कैटेगरी में जाता है तो उसका रिस्क एपिटाइट शुड बी हायर, ऑल्सो टाइम होराइजन हैज टू बी हायर, राइट। एट द सेम टाइम यदि लार्ज कैप कैटेगरी में, प्योर प्ले लार्ज कैप कैटेगरी में जाता है तो आइडियली इट हैज टू बी ए वेरी वेरी स्टेबल, आई मीन basically stable category with maybe growth more, earnings growth over medium term more in line with nominal GDP growth rate, or maybe slightly higher than that. Large and mid cap category, while basically mixing both the segment in a single product, generally try to optimize तो बेस्ट ऑफ better बोथ वर्ल्ड्स देने की better कोशिश। risk adjusted return over medium term. So ओके, yeah. फाइन, थैंक यू सो मच अंकित, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और जैसा कि अंकित जी ने बताया वेरी राइटली, आप केवल मिड कैप में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर्स को भी ख्याल रखना होगा, और अगर आप लार्ज और मिड कैप का एक सही मिक्स चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो इस तरह की कैटेगरी की स्कीम आपकी मदद कर सकती हैं। थैंक यू सो मच अंकित फॉर दिस Thank you. कॉन्वर्सेशन।